स्वागत है। वेलकम बैक। एक बार फिर से इंटरमीडिएट क्लास के लिए स्पेशल और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में आपके साथ मैं आया हूँ। इस वीडियो को लेके लास्ट 12th क्लास के वीडियो में हम लोगों ने LCR तक पढ़ लिया था और LCR पढ़ने के साथ साथ आपकी तैयारी कैसी चल रही है बोर्ड परीक्षा के लिए, इस बारे में लगातार जानने की इच्छा रखते हुए कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी आपकी स्टडी चल रही है और मेरे वीडियो आपके लिए किस तरह से यूज़फुल हो रहे हैं। तो इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। आज जो अपना वीडियो स्पेशल है ये है यूनिट 5 विद्युत चुम्बकीय तरंगों के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन से और शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेंगे और डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। आइए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि इंटर का जो भी मटेरियल होता है, आपका फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आइदर आपका बायोलॉजी या मैथमेटिक्स हो, ये बिल्कुल बेस होता है आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस बात को अच्छे से ध्यान में रख लें कि बिना इंटर को बेस बनाए हुए, यानी उसकी स्टडी को बिना अच्छे से प्रॉपर समझे हुए आप किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इन वीडियोज़ में जो भी इंटर के वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से समझें, सभी कंपटीशन वाले छात्र भी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो सबसे पहले आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। ठीक है, विस्थापन धारा क्या होती है। तो विस्थापन धारा के लिए है समय के साथ में जो परिवर्तन होता है, यानी कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके कारण एक करंट यानी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, उसको हम विस्थापन धारा कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ID से। ID का जो फॉर्मूला बनता है वो एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt उत्पन्न। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। संधारित्र के आवेशन अथवा निरावेशन में संधारित्र के अंदर चालन धारा होती है या विस्थापन धारा। ठीक है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन है विस्थापन धारा आपकी सही आंसर है। डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्तन होने से ही आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट उत्पन्न होता है। फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा ही था। विस्थापन धारा का जो सूत्र होता है ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt। और यहाँ पर फाई की वैल्यू अगर आप ई ए कॉस थीटा लगाना चाहें तो ई ए कॉस थीटा में ए को आप बाहर लेंगे, जैसे देख पा रहे हैं। तो फाई में ई की जगह पर आप जब प्लेस करेंगे, फाई की जगह पर ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर फाई की प्लेस पर आप लगाएंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और ई ए डॉक्टर डॉट ए लगाने के बाद यानी कॉस थीटा कॉस जीरो डिग्री यानी 1 इक्वल करेंगे, तो ए को आप बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा d phi अपॉन dt। नेक्स्ट में आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का महत्व क्या है। तो एम्पियर के नियम की जो विसंगति है उसको समाप्त किया गया इस विस्थापन धारा के कारण। नेक्स्ट आते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। तो दोलन करते विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों की बनी हुई तरंगों को ही आप विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं परावैंगनिक किरणों के दो गुण और दो उपयोग। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी स्पेशल रूप से बोर्ड परीक्षा के लिए, और इसमें जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अभी मेरे साथ देखेंगे। तो परावैंगनिक किरणों के दो गुण, ये शरीर में विटामिन डी बनाने के लिए सहायक होती हैं और साथ ही साथ प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। और भी इनके उपयोग पूछे जाएँ तो इन किरणों के द्वारा हम किसी भी तरह के जो कीटाणु वगैरह हैं उनको मारा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से हीरे जवाहरात और अशुद्ध लिखाई, नकली दस्तावेजों को पहचानने के लिए, उंगलियों के निशान की पहचान करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं प्रकृति के बारे में पूछा जाता है कई बार कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो वो प्रकृति है आपकी अनुप्रस्थ तरंग की होती है। ठीक है, प्रकृति में ऑप्शन में आपको अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिए अनुप्रस्थ पर आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट पे आते हैं अगला, चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत क्या हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के जो यानी चुंबकीय क्षेत्र किन किन किस किस तरह से उत्पन्न किया जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न किया जा सकता है वो चालन धारा, विस्थापन धारा और गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत हैं। ठीक है, चुंबक भी होती है, वो एक साधारण जनरल है, इसके अलावा जो भी हैं उनको हमें पता होना चाहिए। निर्वात में अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल पूछी जाए तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय जो है वो प्रकाश की चाल से चलती हैं और प्रकाश की चाल सभी लोगों को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो उसका सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। C इक्वल्स टू 1 अपॉन √μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस में विद्युत तथा चुंबकीय तरंग के बीच आयाम में क्या है। काफ़ी बार इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है कि E, C और B में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि C इक्वल्स टू या तो कह लीजिए E अपॉन B या E इक्वल्स टू C इंटू बी नॉट। ठीक है, ये इनके एम्पलीट्यूड को शो कर रहे हैं, उनके परिमाण तो टोटल आयाम को दिखा रहे हैं। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें दोलन करते हुए विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवर्ती और तरंग दैर्घ्य की जो एक क्रमागत यानी कंटिन्यूस अरेंजमेंट जो होता है, कंटिन्यूस व्यवस्था या क्रमागत व्यवस्था को ही विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से क्योंकि पूरी यूनिट को ही कवर करता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कभी कभी पूछा भी गया है कि इन विकिरणों को तरंग दैर्घ्य के अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए उससे पहले आप जान लीजिए कि जितना भी प्रकाश, जितनी भी लाइट आपको दिखाई देती है, केवल दुनिया उतनी ही तक सीमित नहीं है। यानी जो भी प्रकाश हमको दिखाई देता है वो विवग्योर होता है, ठीक है। विवग्योर में जो भी दृश्य भाग है वो आपको विजिबल है, लेकिन दृश्य भाग के आगे और पीछे, ठीक है, रेड रंग के आगे का भाग इंफ्रारेड रीजन, वायलेट के इधर का पीछे का भाग आपका परावैंगनी या अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। तो इंफ्रारेड रीजन और फिर आपका विजिबल रीजन और फिर आपका अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। तो इसी तरह से और भी आगे होते हैं तो काफ़ी सारे हैं। इसमें अगर गामा रेज, अवरक्त किरणें, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश और रेडियो तरंगें भी अगर शामिल हों और इनको तरंग दरों के अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले रेडियो तरंगें, फिर अवरक्त किरणें, फिर लाल प्रकाश, फिर पीला प्रकाश और लास्ट में आपकी गामा रेज आएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित विकिरणों की इनमें आवृत्तियों के आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है। तो सबसे पहले आपकी वही रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, परावैंगनी और फिर एक्स किरणें। क्लियर? तो इस क्रम को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है इसी तरह से तरंग दैर्घ्यों के बढ़ते क्रम में अगर आपको लिखना है तो ध्यान रखिएगा, इसमें उल्टा चलेंगे, ठीक है। इसमें आपकी गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, अवरक्त किरणें और फिर सूक्ष्म किरणें। नेक्स्ट में आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में छांटिए कि ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम और किसकी न्यूनतम है। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति अधिकतम जो होती है वो आपकी गामा किरणों की है और न्यूनतम जो आवृत्ति है वो आपकी रेडियो तरंगों की होती है। नेक्स्ट देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपकी आंखों के आगे से जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनमें किसी को भी मिस ना करिए, लगातार पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की दृश्य प्रकाश की आवृत्ति सीमा क्या है? तो वो है 3.8 10⁻11 किलोहर्ट्ज से 3.85 10⁻14 किलोहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 21। दृश्य प्रकाश यानी दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य परास कितनी है? तो ध्यान रखिए 4000 से वैसे 7800 है, तो 4000 एक 4000 एक दिमाग में रखिएगा, वैसे 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तरंग के प्रकाश किरणों के निर्वात में वेगों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसमें वेगों के अनुपात के लिए वो आपको क्वेश्चन घुमा रहा है, वो चाह रहा है कि आप कन्फ्यूज़ हो, क्योंकि सभी तरंगों के प्रकाश का जो कलर होता है वो निर्वात में सभी का एक समान होता है, ठीक है। तो इसका रेशियो 1/1 का होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए यदि किसी क्षण एक्स तथा वाई दिशाएं क्रमशः तरंग संचरण तथा विद्युत सदिश के कंपन की दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं तो चुंबकीय सदिश की कंपन की दिशा क्या होगी? ये तीनों ही परपेंडिकुलर होती हैं भाई, ठीक है। एक्स, वाई और जेड, अगर एक्स और वाई में वो दोनों तरंगें दे रखी हैं तो उसका जो चुंबकीय सदिश की दिशा है वो उसके जेड एक्स के अलॉन्ग हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर रहेंगी सभी एक दूसरे के साथ में। अगला ऑप्शन क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम और किसकी सबसे अधिक होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य ध्यान रखिए गामा किरणों की होती है और सबसे अधिक अवरक्त किरणों की रहती है, ठीक है। आवृत्ति की बात करें तो सबसे कम सबसे अधिक गामा किरणों की, और जैसे ऑप्शन में ऊपर वाले में आपने देखा था। क्वेश्चन नंबर 25 की निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रखी है आपकी गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, ध्वनि तरंगें, पराश्रव्य तरंगें। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके ध्वनि तरंगें और पराश्रव्य तरंगें ये आपके ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। लाल तथा बैगनी प्रकाश में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है आपकी बैगनी प्रकाश की और सबसे कम होती है आपकी लाल प्रकाश की, ठीक है। तरंगदैर्घ्य के केस में अगर पूछे तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है आपकी लाल की और सबसे कम होती है आपकी बैगनी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अवरक्त तरंगों तथा सूक्ष्म माइक्रो तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? तो आवृत्ति सबसे अधिक आपकी अवरक्त तरंगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से पूछ लिया। 28 में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखिए। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंग है और सबसे छोटी के लिए बात किया तो आपकी गामा किरणें या गामा रेज। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसमें हम लोग जानेंगे कि अवरक्त विकिरण क्या होता है, अवरक्त विकिरण का क्या अर्थ है और इसके स्रोत क्या हैं, प्रमुख गुण और इसके उपयोग क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सन 1800 में सर विलियम हर्शेल ने सबसे पहले इस इवेंट को देखा था कि उन्होंने क्या किया था कि जब इस एक सेंसिटिव थर्मामीटर को बल्ब को एक ब्लैक कलर से पूरा कवर करके कलर्ड करके उसके स्पेक्ट्रम को लाल भाग के ऊपर की ओर जब रखा था
तो उन्होंने देखा था कि थर्मामीटर का कुछ जो पारा था उसमें जो मरकरी था वो और ऊपर स्केल कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश हमको दिखाई देता है नहीं लाल रंग से ऊपर भी कुछ ऐसा प्रकाश है जो आँख से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न करता है। इस भाग को उन्होंने अवरक्त स्पेक्ट्रम कहा, क्योंकि रेड से ऊपर था इंफ्रारेड भाग बोला उन्होंने, और इस भाग में आने वाले विकिरण को अवरक्त विकिरण कहा था। अगर इसकी तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो 7800 से आगे से स्टार्ट होगा, तो इसकी तरंगदैर्घ्य जो है वो 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 1 × 10⁻³ मीटर तक होती है। और इसलिए जैसे निम्नलिखित 3 भागों में उन्होंने डिवाइड किया था। एक तो था प्रकाश वैद्युत अवरक्त, इसकी रेंज उन्होंने रखी थी 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से 3 × 10⁻⁶ मीटर तरंगदैर्घ्य तक था। फिर दिखाया था निकट अवरक्त का, यह 3 × 10⁻⁶ से 2.5 तक था, ठीक है, 2.5 × 10⁻⁶ मीटर तरंगदैर्घ्य तक था। दूर अवरक्त का 2.5 से भी आगे ले गए, 2.5 × 10⁻⁶ से मीटर से 1 × 10⁻³ मीटर तरंगदैर्घ्य तक का होता है। अब ये अवरक्त स्पेक्ट्रम को उत्पन्न करने के लिए 2 स्रोत अलग से होते हैं। तो वो 2 स्रोत कौन से हैं? एक तो नरनेस्ट ग्लोवर है और दूसरा सेकंड ग्लोवार है। तो होता क्या है, एक स्पेशल टाइप का लैंप होता है, एक विशेष प्रकार का लैंप होता है जिसमें फिलामेंट पर थोरियम ऑक्साइड चढ़ा होता है, ठीक है। फिलामेंट क्या होता है, जैसे आपने पुराने वाले बल्ब अगर देखे होंगे जो 50 या 60 या 100 वाट के आप आते होंगे, तो उसमें आप स्प्रिंग टाइप का एक अंदर तार देखते होंगे, ठीक है, तो उसको फिलामेंट कहते हैं। अगला देखते हैं ग्लोअर। यह सिलिकॉन की कार्बाइड की छड़ होती है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अवरक्त किरणें उत्पन्न करती हैं। प्रॉपर्टीज़ अगर देखना चाहें तो प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या क्या है अवरक्त किरणों की। आंखों पर तो कोई इसका इफेक्ट नहीं लगता है, लेकिन इसमें जितनी प्रॉपर्टी होती है वो सब लाइट की होती हैं, ठीक है। इसमें प्रकाश के सभी गुण होते हैं, जैसे वो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों नियमों को फॉलो करता है, ठीक है, प्रकाश के नियमों के अनुसार ही होता है। और इनकी तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बनी होती है। प्रकीर्णन इनका बहुत कम होता है और ये कोहरे यानी फॉग और कुहासे यानी मिस्ट में भी बहुत दूर तक चली जा सकती हैं। दूसरा, इनका हीटिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। इनका विशेष गुण इनका यही होता है कि ऊष्म प्रवाह जिसकी जांच ताप वैद्युत पुंजों या थर्मोपाइल और बोलोमीटर आदि से की जाती है। और ये किरणें जो हैं वो प्रकाश यानी कांच के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं। तो इनका उपयोग कहाँ करोगे भाई, जैसे कि अंधेरे में देख सकती हैं, तो अंधेरे में अगर आपको फोटोग्राफी करनी है या कोहरे में फोटोग्राफी करनी है तो आप इन किरणों का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से क्योंकि हीटिंग इफेक्ट देती हैं तो रोगियों की सिकाई वगैरह के लिए भी इन किरणों का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से आपने रिमोट में भी देखा होगा, तो रिमोट में भी तरंगें प्रयोग की जाती हैं। जैसे मैं कह रहा था कि कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि रोगियों की सिकाई के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, या टीवी रिमोट में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, तो आप वहाँ पर कह देंगे इंफ्रारेड तरंगों का यूज़ उसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, तो मुझे बताइएगा कि इस तरह का वीडियो आपको पसंद है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम थ्योरेटिकल भी पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अगर आएगा तो मैं इसी टाइप के वीडियोज़ आपके लिए और भी बना दिया करेंगे, ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन नंबर 34। गामा किरणों तथा एक्स किरणों में किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, तो एक्स रेज की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की कौन सी तरंगें मुख्यतः ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे, अवरक्त किरणों के बारे में। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो भी थ्योरी अगर आप ढंग से पढ़े हुए हैं तो उसी में से क्वेश्चन बनता है, ओके। जैसे क्वेश्चन नंबर 36, कोहरे तथा धुंध में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के नाम, तो इंफ्रारेड रेज, ठीक। 737 विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कौन सी तरंगें दूर संचार हेतु प्रयोग की जाती है, तो माइक्रो तरंगें। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त विकिरण स्पेक्ट्रम किस भाग में होता है, अवरक्त भाग का होता है। सूक्ष्म तरंगें क्या होती हैं, माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो इनका उपयोग बताइए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें इनकी परास जो होती है 1 मिलीमीटर से 1 mm से 1.0 मीटर तक होती है। यूज़ कहाँ पर होता है, तो रेडियो में और टीवी के संचार कम्युनिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। रेडार में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं, तो वो है आपकी सूक्ष्म तरंगें, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि रेडार में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, तो सभी लोग ध्यान रखें, सूक्ष्म तरंगें यानी माइक्रोवेव्स। रेंज कितनी होती है इनकी, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कितनी होती है, तो 1 mm से 1.0 मीटर तक होती है। हर्ट्ज द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत चुम्बकीय तरंग की परास कितनी थी, ठीक है। तो वैज्ञानिक हर्ट्ज इनके नाम पर आवृत्ति का मात्रक भी रखा गया है। तो उन्होंने जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न की थी उसकी वेवलेंथ कितनी थी, तो वो थी 6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, रेडियो तरंगों में परावैगनी क्षेत्र की ओर गति करने पर कौन सा लक्षण बढ़ता है, तो उनकी आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है, तथा कौन सा लक्षण नियत रहता है, तो उनका निर्वात में वेग जो है वो नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और बताइएगा मुझे कि ये वाला वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा और आपकी परीक्षाओं में कितना सफल हो सकता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूंगा इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी थोड़े से और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें शामिल करने की। तो इस तरह से हमारे विद्युत चुम्बकीय तरंग का पहला भाग ये समाप्त हुआ। दूसरे भाग के साथ में बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।